हेलो बच्चों, यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स। जो एक पेज में ही पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा आ जाएगा। चलो देखो फटाफट कैसे। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यह हमारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू चार्ज ऑफ मेटल, चार्ज ऑन मेटल। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता भी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ये दिया हुआ है। फिर सेल का पोटेंशियल ईएमएफ जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या होता है। इस ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड और ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे यूज करते हैं और उसी के हेल्प से हम लोग रेस्ट सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा ये टॉपिक, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल है जिसको जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, मींस केमिकल चेंजेज के इफेक्ट के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मींस जितने भी गैल्वेनिक सेल है हमारा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आता है। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो सेल का दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन किस तरीका से हम लोग कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड को लेकर के सेल बनाया गया है। जो डैनियल सेल हम लोग बोलते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड जो हमारा रहता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होता है, इसलिए राइट साइड में है, जिंक वाला लेफ्ट साइड में है। और इस तरीका से कॉपर राइट और लेफ्ट इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है। फिर इधर सॉल्ट ब्रिज आपको येलो कलर का दिख रहा है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एनोड पे रिएक्शन किस तरीका से हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन कैसे हो रहा है। एनोड पे हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ए से एनोड। और एनोड और कैथोड में आप याद रखने के लिए मैं बताया था और आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एनोड और कैथोड में एनोड में ए रहता है और कैथोड में सी रहता है, ए सी से पहले आता है। उसी तरीका से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का वो रिडक्शन कार्ड से पहले आता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक रॉड से जिंक निकल के Zn2+ में कन्वर्ट होता है और हमारा कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होता है। ये हुआ कैथोड पे रिएक्शन और ये हो रहा है हमारा एनोड का रिएक्शन। दोनों को मिलाने को यहाँ पे एनोड का रिएक्शन दिख रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन कर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन। दोनों एनोड कैथोड के रिएक्शन को जब हम मिला देते हैं तो सेल रिएक्शन बनता है और सेल रिएक्शन यहाँ दिख रहा है Zn+ कॉपर 2+ एरो साइन Zn2+ एंड कॉपर। यह हमारा सेल रिएक्शन हुआ। यह सेल का रिप्रेजेंटेशन है। यह लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, राइट इलेक्ट्रोड है। बीच में जो देख रहे हो आप डबल लाइन, यह होता है सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये कंप्लीट हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का शॉर्ट नोट्स हो गया है जो आपको समझ में आ रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारा सेल है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे मेटल आयंस का सीरीज होता है जो हमें यह बताता है कि किस मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कितना ज्यादा है, किसको कितना कम है। उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ऑरेंज होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम का होता है, इसलिए लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल लिस्ट होता है। उससे ज्यादा पोटेशियम, कैल्शियम 2+, सोडियम प्लस, ये पूरा का पूरा ये ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। इस ऑर्डर का हम लोग हेल्प लेते हैं आगे चल के जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट राइट करते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल आयंस को और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दुनिया में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्लोरीन का होता है, F2 का होता है, इसलिए मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है। और लिस्ट होता है लिथियम प्लस का, तो लिथियम प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे सब दिया हुआ है इसका। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन, निगेटिव इलेक्ट्रोड मींस रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है मींस रेडॉक्स कपल इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो हमारा रेडॉक्स कपल जो होता है वो
स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा सीरीज है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको पता चलता है कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीकर है, राइट। ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आप समझते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो फिनोमेना होता है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग हमारे इलेक्ट्रोड पे कितना मेटल डिपॉजिट होता है, सब्सटेंस कितना होता है, कितना करंट पास होता है, मीन्स करंट और डिपॉजिट सब्सटेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो फैराडे लॉ से आता है। यहाँ पे दिख रहा है फैराडे फर्स्ट लॉ, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ W इक्वल जेड आई टी, जहाँ पे W हुआ मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, जेड का भी लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट बाई 96500 कूलम, राइट। फैराडे सेकेंड लॉ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। फैराडे सेकेंड लॉ क्या होता है, जब मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होता है उसको इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3, मीन्स पहला सेल से जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है W1 है उसका इक्विवेलेंट वेट E1 है, दूसरा वाले का W2 है इक्विवेलेंट वेट E2 है, तीसरे सेल से जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो W3 है, मास उसका इक्विवेलेंट वेट E3 है। ये रिलेशन हुआ, राइट। तो फैराडे लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा आपका। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इधर देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये जो बना हुआ है यहाँ पे बैटरी आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये बैटरी में ये जो देख रहे हो आप, ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। एक ही जगह दे दिया है ग्राफिकल करके। ये बैटरी हुआ और ये हमारा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ, और ये हुआ गैल्वेनिक सेल। क्योंकि आपको बताया जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो कोई सेल है नहीं, वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है और उसके बदले में केमिकल चेंजेज होता है। जब ये गैल्वेनिक सेल हमारा है वो एक्चुअल में सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, केमिकल चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसके यहाँ पे इधर था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, वो यहाँ मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। फिर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मींस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा, मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे सब्सटेंस का, तब प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी आपके एग्जाम में आता है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा जो इसमें भी कह दिया होगा लेकिन नहीं दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। तुम सबको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेटल रॉड, वो अगर एक्टिव है, एक्टिव होने का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वही मेटल रॉड है, जैसे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और जिंक का रॉड है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हमेशा एनोड से मेटल का लिबरेशन होता है, कैथोड पे डिपोजिशन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट होता है, मींस कोई भी जिस मेटल का सॉल्ट है उसका अगर वो मेटल रॉड नहीं है इलेक्ट्रोड के तौर पे, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो अलग होता है। वो क्या होता है वही यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, जिसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे प्लेटिनम हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो अब यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड Na+Cl1 से ब्रेक हो जाएगा। तो रूल के मुताबिक जब हमारा इलेक्ट्रोड एक्टिव नहीं होगा तो एनोड पे जाएगा एनायन और कैथोड पे जाएगा कटायन, और दोनों जाकर के डिस्चार्ज हो जाता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। बहुत आसान भी है यह। ए से एनोड, ए से कटायन, ए से एनोड, ए से एनायन, सी से कैथोड, सी से कटायन। तो सोडियम क्लोराइड में कटायन हमारा कौन है, सोडियम प्लस है, तो कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम में कन्वर्ट हो गया, और एनोड पे जाता है हमारा Cl-, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होकर के हमारा प्रोडक्ट डिस्चार्ज हो रहा है। तो एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या हो गया, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का सोडियम और क्लोरीन गैस। लेकिन याद रखना ये जो प्रोडक्ट हो रहा है यह हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड से हो रहा है। फिर यहाँ पे एक्वस सोडियम क्लोराइड जब हम यूज करेंगे, इसमें वाटर भी आ गया। एक्वस सोडियम क्लोराइड में वाटर भी रहता है, H+ भी रहता है, OH- भी रहता है, Cl- भी रहता है, सोडियम प्लस भी रहता है।
तो जब हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मोर देन वन कैटायंस मोर देन वन एनायंस होता है, तो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी जो उनका होता है वह डिसाइड करता है प्रोडक्ट क्या होगा, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैथोड पे वाटर जाएगा, क्योंकि वाटर और H प्लस भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे वाटर दिखा रहा है, H प्लस भी सिंपल वे में दिखा सकते हो, लेकिन वाटर ज्यादा करेक्ट है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है। तो वाटर का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी सोडियम प्लस से ज्यादा होता है, इसलिए वाटर जाएगा कैथोड पे और इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और एनोड पे तो Cl माइनस ही जाएगा, क्योंकि Cl माइनस का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी हमारे OH माइनस से ज्यादा होता है, तो यह क्लोरीन गैस बन जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि एक्वस सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। अब डायलूट एसिड्स पर क्या करोगे, इसमें H प्लस है वो जाएगा कैथोड पे, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा कैथोड पे, और एनोड पे हमारा सल्फेट आयन भी जा सकता है और OH माइनस भी जा सकता है। लेकिन डायलूट एसिड में सल्फेट एनायन का कंसंट्रेशन कम रहता है और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी हमारे OH माइनस और वाटर का सल्फेट से ज्यादा होता है, इसलिए वाटर जाता है हमारे कहाँ पे जी, एनोड पे, और इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, तो कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस। लेकिन वही जब आप कंग सल्फ्यूरिक एसिड का करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कंग सल्फ्यूरिक एसिड में कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा, लेकिन एनोड पे हमारा सल्फेट जाएगा, क्योंकि सल्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सल्फेट जा करके टेट्राथियोनेट में सल्फेट जा करके पेरोक्सो डाइसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है H2OH 2-, राइट। इस तरीका से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करते हो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और एनोड पे प्रोड्यूस होगा आपका क्या, पेरोक्सो डाइसल्फेट। ओके जी। तो ये जो प्रोडक्ट है सब हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में था। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड में रहता तो वहां पे केवल होता क्या कि एनोड से मेटल निकलता, कैथोड मेटल डिपॉजिट होता। ये हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे इनर्ट्स इक्वेशन है यहाँ पे, और ये क्या है, ये कंडक्टेंस। हाँ, तो नॉट्स इक्वेशन देखने से पहले हम लोग इधर कंडक्टेंस पढ़ लेते हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो जी, हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो कंडक्टर का काम करता है, तो उसका हम लोग कंडक्टेंस यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ दिया हुआ अच्छे से। कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, 1/R होता है कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप कंडक्टर के लिए पढ़े हो, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो 1/R उलट जाएगा यहाँ पे, तो ए बाई रो एल हो गया। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, रो रेसिस्टिविटी होता है, एल लेंथ होता है। जो मेटालिक कंडक्टर के लिए हो यहाँ भी एप्लीकेबल है, ये सब दिख रहा है। एक कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो गया, जिसको हम लोग कप्पा से प्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स भी और साइमेंस भी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ इफेक्ट ऑफ डायलूशन, ये तो बात की बात है, पहले इसको देख लेते हैं। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होगा G/L/A के। L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है आपको 1000/N इंटू कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/M मीन्स मोलारिटी। इसका खिचड़ी यूनिट भी चलता है, खिचड़ी यूनिट है यह। खिचड़ी यूनिट क्या हुआ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये खिचड़ी हुआ क्योंकि ओम इनवर्स हमारा ऐसा यूनिट हुआ, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो सीजीएस हो गया, तो ये खिचड़ी यूनिट भी यहाँ चलता है। और यहाँ पे ऐसा यूनिट हो गया साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। अब इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन होता है यहाँ पे दिखा हुआ है। इसका इफेक्ट क्या होगा, तो कंडक्ट इफेक्ट ऑफ डायलूशन, डायलूशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी का इफेक्ट होगा। मोलर कंडक्टिविटी इफेक्ट क्या होगा, सब यहाँ पे दिया हुआ है। क्लोडॉस लॉ यहाँ पे दिख रहा है। क्लोडॉस लॉ हमें यह बताता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डायलूशन कर देंगे तो उस समय उसका कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगा, तो बताया गया है। आप सिंपल में यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे नर्ट्स इक्वेशन। नर्ट्स इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, नर्ट्स इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो उससे दूसरे किसी भी टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे
आप निकाल सकते हो। ये नर्स्ट इक्वेशन होता है। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा है, यह नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला रूम टेम्परेचर पे होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 बाई एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, राइट। अब ये रूम टेम्परेचर पे यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ई हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एन हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन हाफ सेल रिएक्शन, और ऊपर रहेगा प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, नीचे होगा रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। सेम नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आप सेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब सेल के लिए अप्लाई करोगे तो ई हो जाएगा स्टैंड, ई हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट हो जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, एन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, और ऊपर रहेगा लॉग के ऊपर रहेगा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अब यहाँ देखो कि एट इक्विलिब्रियम टाइम पे ई सेल जीरो होता है, ई सेल जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में आपको मिलता है। फॉर कंसेंट्रेशन सेल क्या होता है, हालांकि बोर्ड में आपको कंसेंट्रेशन सेल आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हो। अब आइए यहाँ पे हमारा प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल वह सेल है जिसको वन टाइम आप यूज करते हो, जिससे जितना भी हमारा जो टॉर्च का बैटरी था, जो एवरेडी टॉर्च का मोटा वाला बैटरी होता है या पेंसिल बैटरी होता है, सब हमारा प्राइमरी सेल है। एक बार अगर यूज कर लोगे तो उसको फेंकना पड़ेगा, दोबारा उसके अंदर के एनर्जी को आप रिस्टोर नहीं कर सकते हो। इसमें प्राइमरी सेल हो तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल है ड्राई सेल, लिक्लैंग सेल। इसका ये आपको दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। फटाफट छोटे से में सब पूरा रिवीजन हो जा रहा है। और ये हमारा मर्क्यूरी सेल है जो हम लोग वॉचेज में रहता है और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में होता है। ये हमारा फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल वह सेल है जो केमिकल एनर्जी से डायरेक्टली, केमिकल मीन्स हमारे केमिकल्स के जो कंबशन एनर्जी होता है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसलिए फ्यूल सेल हमारा बेहतरीन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। जितना भी थर्मल पावर प्लांट हमारा है, जिसमें हम लोग कोयला के थर्मल पावर प्लांट में भी हम लोग कंबशन एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग कोयला को पहले बर्न कराते हैं, उससे पानी गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, स्टीम को टरबाइन पे गिराते हैं, और टरबाइन के रोटेशन से फिर हमारा जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसमें एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं, हीटिंग होता है, हीट से स्टीम बनता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल होता है। तो जितना ज़्यादा आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे, घुमाओगे, उसके लॉसेस उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए थर्मल पावर प्लांट में अच्छा खासा लॉस हो जाता है, और थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी 40% होता है। जबकि फ्यूल सेल में डायरेक्टली हम लोग हाइड्रोजन गैस का कंबशन करते हैं, तो और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है फ्यूल सेल हमारा, इसलिए इसका एफिशिएंसी 70% होता है। गैल्वे और फ्यूल सेल की दूसरी बात यह है कि इसका जो वेस्टेज होता है वो वाटर होता है, जिसको आप पी भी सकते हो। इसीलिए इसको सबसे पहले हम लोग अपोलो शटल में, अपोलो मून मिशन का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें शटल के साथ ये गया था हमारा फ्यूल सेल। इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स किए थे एनर्जी प्रोड्यूस करने के, लाइट के लिए भी, और इससे जो वाटर निकलता था वेस्टेज के तौर पे उसको लोग ड्रिंक भी करते थे, मीन्स पीते भी थे, मीन्स पोर्टेबल वाटर होता है। इस तरीका से फ्यूल सेल बहुत बेहतरीन है, पॉल्यूशन इसका एकदम जीरो है। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, काफी कॉस्टली अफेयर है। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो आगे चल के हम लोग फ्यूल सेल का इस्तेमाल अब करेंगे। ओके, अब लास्ट टॉपिक है इसका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, अनवांटेड अनवांटेड मटेरियल का जो कोटिंग हो जाता है हमारे मेटल के सरफेस पे, उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन का 3 फॉर्म पॉपुलर है, एक आयरन का रस्टिंग, दूसरा कॉपर का ग्रीन कोटिंग, और सिल्वर का टार्निशिंग। सिल्वर धुंधला हो जाता है समय के साथ, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाता है, और आयरन के ऊपर येलो कलर का, ब्राउन कलर का एक नॉन स्टिकी मटेरियल आ जाता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ये सब के सब कोरोजन है। रस्टिंग हमारा आयरन, इम्प्योर आयरन में हमारा रस्टिंग होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन होकर के रस्टिंग हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो, तो आपको मेटल को प्योर रखना होगा, और ऐसे एटमोस्फेयर में रखना होगा जहाँ पे मॉइस्चर कम हो और इम्प्योरिटीज कम हो, राइट। इस तरीका से पूरा का पूरा मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको रिवाइज करा दिया 19 मिनट में। ओके, थैंक यू।